दोस्तों पूरे YouTube पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का छाती ठोक के जो हम दावा करते हैं, उसी क्रम में बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए मेरे भाई कॉस्ट अकाउंटिंग की एक क्लास आपकी परसेंटेज में चार चांद लगाने के लिए काफी है। सिर्फ परसेंटेज को चमकाने के लिए काफी है। भैया अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे यूट्यूब पर ढूंढ ढूंढ करके कि आपको बेहतरीन क्लास नहीं मिल रही है ना, प्लेलिस्ट वाइज एकदम क्लास नहीं मिल रही जिसमें यूनिट 1 यूनिट 2 3 4 करके सब चीजों को बहुत बढ़िया अंदाज में कंप्लीट किया गया हो, है ना, और कोई गारंटी अगर लेने वाला मिल जाता है तो भैया सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। चलेंगे आज के इस वीडियो को देखने के बाद मेरे भाई आपको यूनिट 3 पढ़ने की कहीं से भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में मेरे भाई संपूर्ण यूनिट 3 को हम करेंगे कंप्लीट, है ना। मैं कोई पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 की बात बिल्कुल नहीं करता हूं, एक क्लास लाता हूं और एक क्लास में संपूर्ण यूनिट को कंप्लीट करता हूं। एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए जिस विश्वास के साथ आप अपनी ये क्लास देखेंगे मेरे भाई, हम दावा कर रहे हैं कि आपके विश्वास को डिगने नहीं देंगे। भाई साहब सबसे पहले हम एक ओवरव्यू यूनिट 3 का ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को आपके माइंड में फिट कर देंगे, है ना, आसान भाषा के साथ एग्जाम्पल के साथ फिट कर देंगे। विश्वास रखिएगा, बस फोकस आप बनाइएगा। देखिएगा भैया आउटपुट कॉस्टिंग क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हमें समझना है। यानी कि आपके सिलेबस में है सर कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ आउटपुट कॉस्टिंग। दूसरे की बात करेंगे मेरे भाई, कॉस्ट शीट क्या होती है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट की यहां पे बात होगी सर। कॉस्ट शीट कैसे तैयार की जाती है इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा सर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट की यहां पे बात कर रहे हैं कि कैसे तैयार की जाती है। टेंडर प्राइस क्या होता है इसको हमें समझना होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे मेरे भाई कि भैया रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है, इसको आपको बताना होगा, ठीक है। तो इन सबको बहुत बढ़िया अंदाज में हम करेंगे कंप्लीट, और इतनी ही चीजें आपको यूनिट 3 में पढ़नी है। इससे पहले की क्लासेस में कंपनी ला की हम 2 यूनिट, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की भी शायद 1 या 2 यूनिट, और कॉस्ट अकाउंटिंग की 2 यूनिट हम कंप्लीट करा चुके हैं। लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलेंगे पहला टॉपिक आपकी डिस्प्ले पर रहेगा कि भैया आउटपुट कॉस्टिंग क्या होती है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। मात्र 20 से 25 सेकंड में हम आपको समझाते हैं, उसके बाद हम आपको बोर्ड पे दिखाएंगे। सुनिएगा, बिल्कुल देसी भाषा में समझिएगा मेरे भाई कि भैया कोई बड़ी फैक्ट्री है, उस बड़ी फैक्ट्री में अगर एक ही प्रकार का सामान भैया बराबर बनता है, एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें यह सबसे पहले पता करना होगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने में हमें कितना खर्चा आया है। ध्यान से सुनिएगा एकदम फोकस के साथ, है ना, कि एक प्रोडक्ट को बनाने में हमें खर्चा कितना आया है, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट हम यहां पे हम पता कर लेते हैं कि कितनी पड़ी है। दूसरी चीज सर, यहां पे हम कॉस्ट शीट भी समझेंगे, तो उसमें हम पूरा निकालते हैं कि मेरे भाई लेबर का खर्चा कितना हुआ है ना, मटेरियल का खर्चा कितना हुआ है, जो ऑफिस अटेंडेंट है उनका खर्चा कितना हुआ है, या लेबर हमें कितनी यूज हुई है। तो सारी चीजों को हम समझ लेंगे। आपको एक बात समझ में आई कि आउटपुट कॉस्टिंग क्या होती है। सर आउटपुट कॉस्टिंग होती है मेरे भाई कि एक ही प्रकार का अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उस प्रोडक्ट का हमें प्रॉपर खर्च निकालने के लिए किसमें लागत चूंकि कितनी लगी है, तो उसके लिए मेरे भाई हम आउटपुट कॉस्टिंग की बात करते हैं। समझ गए। अब इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसका भी आंसर मैंने कर दिया है कि हमें जब बेचना होगा ना किसी चीज को, तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने में हमें लागत कितनी लगी है ना, पर यूनिट कॉस्ट हमें कितनी पड़ी है। बिल्कुल देसी भाषा में मैंने आपको यह बात बता दी है। चलेंगे अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। देखिएगा भैया डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि जब किसी फैक्ट्री में मेरे भाई एक ही प्रकार का जो प्रोडक्ट है वो लगातार अगर बड़ी मात्रा में मेरे भाई बनाया जाता है, तो भैया उसकी प्रति यूनिट जो लागत है, प्रति यूनिट जो कॉस्ट है, उसको ज्ञात करने की जो विधि है मेरे भाई, उसको कहते हैं सर आउटपुट कॉस्टिंग। बताओ इतनी बात अब आपके माइंड में समझ में आई या नहीं आई, है ना। अगर समझ में आ गई तो भैया हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलेंगे देखिएगा दूसरी बात करेंगे सर कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। बिल्कुल सिंपल सी बात आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। देखेंगे इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम इससे क्या कर सकते हैं, हमें यहां से मदद मिलती है मेरे भाई प्रत्येक प्रोडक्ट की सही कॉस्ट निकालने में, है ना, प्रत्येक प्रोडक्ट की सही लागत निकालने में मेरे भाई क्या मिलती है हमें, आपने कहा सर हमें मदद मिल जाती है। उम्मीद करेंगे कि यह बात आपके माइंड में बहुत अच्छे अंदाज में फिट हो गई होगी और आप समझ भी गए होंगे। चलेंगे अब जरा यहां पे बात कर लेते हैं सर दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट रहेगा मेरे भाई कि प्रोडक्ट का उचित जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस यानी कि जो हमें विक्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य क्या होता है सर, विक्रय मूल्य वो होता है कि मेरे भाई हमें जिस प्राइस में किसी वस्तु को बेचना होता है,
तो भैया बात करेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है वो हमें डिसाइड करने में यहां से हेल्प मिल जाती है। कहां से हेल्प मिल जाती है बताओ? आउटपुट कॉस्ट निकालने में। आउटपुट कॉस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि हमें यहां से में पता चल जाता है कि कितनी लागत लगी है ना। अब केवल एक ही चीज पता नहीं चलती है, वहां से बहुत चीजें पता चलती हैं। एक तो यह भी पता चलता है कि भैया सेलिंग प्राइस हम क्या रखेंगे, दूसरा यह पता चलता है कि सर प्रोडक्शन कॉस्ट पर नियंत्रण रखने के लिए, कहने का मतलब कि अगर लागत ज्यादा आ रही है, हम जितने में कोई वस्तु बेच रहे हैं उतने बेचने से ज्यादा अगर मूल्य उसको बनाने में लग रहा है, क्यों लग रहा है, उसको उस खर्च को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, मैनेजमेंट इस पर निर्णय कैसे लेगा, ये सब चीजें मेरे भाई कहां से डिसाइड होती है? आपने कहा सर आउटपुट कॉस्ट निकालने से। समझ गए कि नहीं समझे बताओ? चौथे की बात करेंगे सर प्रॉफिट और लॉस का सही पता लगाने में मेरे भाई हम बात करते हैं सर, यूज करते हैं किसका? आपने कहा सर आउटपुट कॉस्ट निकाल के। समझ गए बताओ? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? पूरे YouTube पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का छाती ठोक के भाई अगर हम दावा करते हैं तो कंटेंट में दम रखते हैं और समझाने का हुनर भी रखते हैं। चलेंगे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया अंदाज में आप चीजों को हंसते हंसते आप कर ले जाएंगे, हमें विश्वास है इस चीज का। देखिएगा देसी एग्जांपल के साथ हम आपको बताते हैं। देखिए यदि एक ईंट के भट्टे में प्रतिदिन हजारों ईंटें बनती हैं, ठीक है, ईंट का कोई भट्टा है, वहां पे हजारों ईंटें रोज बन रही। अब अगर हजारों ईंटें रोज बन रही तो मेरे भाई प्रत्येक ईंट की जो लागत है उसको जानने के लिए, ताकि उसकी सही कीमत हम तय कर पाए कि हमें बेचें कितने में, है ना, और हमें लाभ पता कर पाए कि भैया हम जितने में बेच रहे और हमने जितने में बनाया है तो इसके बीच में जो हमें पैसा कितना हमें मिल रहा है ना। जैसे 100 रुपए अगर किसी ईंट को बनाने में लगा है हमें, है ना, एक ईंट को बनाने में 100 रुपए, माफ कीजिएगा ज्यादा मैंने मूल्य ले लिया, एक ईंट को बनाने में मैंने कहा 10 रुपए अगर लगे हैं, सब सारी चीजों को जोड़कर, मजदूर लेबर का खर्च, मिट्टी मटेरियल का खर्च, है ना, वहां पे जितनी चीजें सबका खर्च जोड़ करके हमें अगर एक वस्तु को बनाने में 10 रुपए लगे हैं, तब हम उस वस्तु को सिर्फ 15 में बेचेंगे या 20 में बेचेंगे, ताकि हमें यहाँ पे पता चल जाएगा सर कि जो हमारा लाभ है, प्रॉफिट है मेरे भाई 5 रुपए का हो रहा है ना। एक हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे, देखिएगा, तो हमें यह पता चलता है कहां से? आपने कहा सर आउटपुट कॉस्टिंग का उपयोग करके ये चीजें हम निकाल सकते हैं। बताओ अब इतनी बात एकदम क्लियर हुई या नहीं हुई? इतनी बात आप हमें बता देना। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड हम आपके लिए लगा रहे हैं मेरे भाई। अब समझिएगा यहाँ पे कि भैया प्रोफेशनल एग्जाम्पल से, बहुत लोग कहेंगे ऐसी बात समझ में नहीं आई, देखिएगा, देखिए अमूल या फिर अल्ट्राटेक जो सीमेंट वगैरह है ना, हम यहाँ पे नाम सीधा ले लिया है, बिस्लेरी है और शुगर मिल्स हैं, ये बहुत तमाम तरीके की जो इंडस्ट्री होते हैं अपने प्रोडक्ट का क्या करते हैं भाई, प्रति यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट ज्ञात करने के लिए मेरे भाई, सेलिंग प्राइस तय करने के लिए तथा प्रॉफिट का सही विश्लेषण करने के लिए मेरे भाई आउटपुट कॉस्टिंग का यूज करती हैं। समझ गए कि नहीं समझे? बताओ बीकॉम कर रहे हैं, अगर आपको आउटपुट कॉस्टिंग नहीं पता थी तो भैया फिर गलत हो जाएगा, है ना, इसलिए हमने आपको सब कुछ बताया है बहुत बढ़िया अंदाज में। चलेंगे अब दूसरा जो टॉपिक आपके डिस्प्ले पर रहेगा वो रहेगा सर कॉस्ट शीट। छोटी यूनिट है, बड़े जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूं कि पढ़ना क्या क्या है, तो परेशान होने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है। विश्वास रखना अपने इस भाई पर, एक एक चीज कंप्लीट न करा दे तो कहना। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं अगर आप, तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे अपनी बीकॉम से, ठीक है। हर सेमेस्टर में हम आपके काम आएंगे, ऐसा नहीं कि केवल थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा रहे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स फर्स्ट सेकंड सब में पढ़ाते हैं हम, बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ाते हैं। अगर पिछली साल आपने हमसे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। चलेंगे देखिएगा कॉस्ट शीट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर कि कॉस्ट शीट क्या होती है, एक बार में बिल्कुल बहुत अच्छे से समझिएगा। कॉस्ट का अर्थ होता है सर लागत, सीट का होता है कि भैया सीट, यानी कि जो लागत हमें लग रही है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, बात समझिएगा मेरे भाई, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में जो हमें लागत लग रही है उस लागत को हम जरा यहाँ पे क्रम से लिख लेंगे, है ना, उस लागत को मेरे भाई हम क्रम से लिख लेंगे, उसी को कहते हैं सर कॉस्ट शीट। कैसी? जैसे मेरे भाई एक ईंट बनाने वाली हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ईंट बनाने की बात कर रहे हैं, तो सर ईंट बनाने में पहले क्या हुआ होगा कि सर मटेरियल आया होगा। ध्यान रखिएगा बात, मटेरियल कहने का मतलब रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कैसा हो सकता है कि भैया मिट्टी आई हो, है ना, हो सकता है मिट्टी आई हो, तमाम चीजें, है ना। दूसरी चीज, उसको बनाने के लिए जो सांचों की आवश्यकता पड़ी हो, है ना, सांचे की आवश्यकता पड़ी हो। तीसरी चीज की बात करेंगे भैया, बनाने के लिए हमें लेबर की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट की बात करेंगे भैया, जो लेबर का जो खर्च होगा, लेबर का, है ना, बहुत तमाम तरीके की जितनी भी चीजें, जितनी भी खर्च यहां पे होगा सर एक ईंट का, वो पूरा हम यहां पे निकालते हैं, तो यही इसको कहते हैं सर कॉस्ट शीट। क्या कहते हैं? कॉस्ट शीट। कहने का मतलब कि किसी भी वस्तु को बनाने में जो लागत हमें लगी है उसको क्रमवार अगर हम सूचीबद्ध तरीके से हम लिख लेते हैं, वो हमारी तैयार हो जाती है एक शीट।
तो उसी को सर कॉस्ट शीट कहते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये बात भी आपने अच्छे अंदाज में समझ ली होगी। अब जरा यहाँ पे समझते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट क्या होती है। जरा डेफिनेशन के साथ हम आपके माइंड में फिट करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, किसी प्रोडक्ट को बनाने में होने वाले सभी खर्चे जो होते हैं, है ना, उन कॉस्ट्स को क्रमवार मेरे भाई अगर विवरण जो उनका होता है उसको जिस स्टेटमेंट में तैयार किया जाता है उसको सर कॉस्ट शीट कहते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि भैया जो कॉस्ट शीट है इस हिसाब से बिल्कुल एकदम क्रम में हम बिल्कुल तैयार कर लेते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? बताओ, इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब कुछ जो पॉइंट्स हैं जिनमें आपको जो चीजें आपको समझनी होगी तो उनको हम जरा यहां पे फोकस के साथ लिखते हैं। समझिएगा, पहला मेरे भाई पॉइंट रहेगा कि भैया कॉस्ट शीट में सभी कॉस्ट को मेरे भाई क्रमवार लिखा जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रहेगा कि भैया इससे क्या होता है, आपने कहा सर टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात करने में मेरे भाई मदद मिलती है ना। टोटल कॉस्ट कहने का मतलब कि जो इसकी कुल लागत लगी है, कैसी लगी है, आपने कहा सर जो कुल लागत लगी है और एक यूनिट बनाने में, यानी कि एक इकाई बनाने में, यहां पे हम देखेंगे कि मेरे भाई एक इकाई बनाने में जो हमें लागत लगी है उसका हमें पूरा विवरण, पूरा ब्यौरा हमें यहां पे मिल जाता है। समझ गए आउटपुट कॉस्टिंग से? बहुत बढ़िया, है ना। तो जो कॉस्ट शीट हम तैयार कर रहे हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस तय करने में हमें यहां पे मदद मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हमें जब पता लग जाएगा कि हमारी लागत कितनी लगी है तो सिंपल सी बात है कि हम यहां पे तय कर लेंगे। समझ गए कि नहीं? बताओ अब बात समझे या नहीं समझे। नेक्स्ट रहेगा मेरे भाई प्रॉफिट या लॉस का जो अनुमान है वो लगाने में मेरे भाई मदद मिलती है। बिल्कुल आसान तरीका से हम ये चीज भी समझ गए। 5 नंबर के पॉइंट की यहां पे हम बात कर लेंगे मेरे भाई कि भैया कॉस्ट कंट्रोल तथा कॉस्ट कंपैरिजन के लिए भी ये बहुत उपयोगी होती है। यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि दो जो चीजें बनी हैं, दो या फिर बाहर वाली चीजें अपनी फैक्ट्री में बन रही, तो वहां पे हम आराम से कंपेयर उसका कर सकते हैं कि इसको बनाने में हमें कितनी लागत लगी और इसको बनाने में हमें कितनी लागत लगी। समझ गए बात या नहीं समझे? बताओ, है ना। उम्मीद करेंगे कि एक बात आपके माइंड में बहुत बढ़िया अंदाज में फिट हो रही होगी। चलेंगे अब जरा एग्जाम्पल के साथ वीडियो को समझते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, यदि मेरे भाई एक मिठाई की दुकान है और वहां पे 100 किलो लड्डू वाली बात होती है कि भैया 100 किलो लड्डू वो दुकान बनाती है, तो उसमें क्या होगा, आपने कहा सर चीनी का यूज होगा, घी का होगा, बेसन होगा, मजदूरी होगी और अन्य तमाम तरीके के जो खर्चे होंगे, है ना, अन्य जो तमाम तरीके के मेरे भाई जो खर्चे होंगे उन खर्चों को जोड़ करके एक कॉस्ट शीट तैयार की जाएगी। अब बताओ अभी भी बात समझ में आई? आप कहेंगे अभी भी नहीं आई। नहीं आई ना, कोई बात नहीं, यहां पे हम समझते हैं। अगर आपने पहली बार एमएस स्टडी प्लेटफॉर्म पर विजिट किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, टेंशन फ्री हो जाएंगे अपने बीकॉम से। मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूं, सुनिएगा। देखिएगा, कॉस्ट शीट की अगर हम बात कर ले तो ऊपर लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिख लिया कॉस्ट शीट है, और ये जो हम यहाँ पे कॉस्ट शीट बना रहे हैं वो बना रहे मिठाई की दुकान की। ठीक है, तो मिठाई की दुकान की बना रहे तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीनी का खर्च है हम यहाँ पे लिखेंगे सर चीनी का खर्च। क्या लिखेंगे सर? चीनी के खर्च की यहाँ पे बात करेंगे। दूसरे की हम यहाँ पे बात करेंगे मेरे भाई घी, है ना। जो घी हमने यूज किया 1 किलो, 1 kg, 2 किलो, जितना भी हमें लगा, 10 kg, 50 किलो, है ना, या 100 किलो, जो भी हमें घी लगा है सर, शुद्ध घी वाली दुकान होगी तो शुद्ध घी यूज कर रहे, रिफाइंड यूज नहीं कर रहे, है ना। समझिएगा, तो इनका खर्च। नेक्स्ट की बात करेंगे मेरे भाई बेसन। बेसन कितना यूज होगा तो बेसन की बात करेंगे। नेक्स्ट भैया जो लेबर लगी होगी, जो मजदूरी हुई होगी वो, या फिर जो अन्य प्रकार के जो सर खर्चे हैं, अन्य खर्चों की यहाँ पे बात करेंगे। तो इन सब से जो तैयार की है ये क्या है? आपने कहा सर यही तो कॉस्ट शीट है। यही क्या है? आपने कहा सर यही मेरे भाई कॉस्ट शीट हो जाएगी। बताओ इतनी बात अभी समझ में आई या नहीं आई? है ना। अब तो मुझे लगता है कि एक भी चीज छूटी नहीं होगी। इसी तरीके से हमने कंपनी लॉ पढ़ाया है ना। 2 यूनिट जो कंप्लीट कराई है, इसी बेहतरीन अंदाज में चीजें कंप्लीट कराई हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की भी हमने 2 यूनिट कंप्लीट करा दी है, कंपनी लॉ की भी करा दी है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की भी करा दी है। तो एक प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें देने का जो हम दावा करते हैं, भैया ऑलराउंडर ऐसे ही नहीं लिखते नाम के पीछे, है ना। क्वालिटी कंटेंट रखते हैं, पढ़ाने में हुनर रखते हैं। चलेंगे, देखिएगा प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ इस चीज को और कंप्लीट करते हैं मेरे भाई। जैसे पार्ले हुआ, अमूल हुआ, या फिर टाटा स्टील जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं मेरे भाई, ये क्या करते हैं तो अपने प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट जानने के लिए कॉस्ट शीट का यूज करती हैं। इनसे पता लग जाता है उन्हें कि एक
जो उन्हें यूनिट बनाई है, एक इकाई जो बनाई है, उसका कितना उन्हें खर्च उसमें लगा है, कितनी लागत उनकी लगी है। समझ गए कि नहीं समझे? आप कहेंगे कि भैया अब तो बात हमें अच्छे से क्लियर हो गई। अगर बात क्लियर हो गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर देना, है ना। अगर आप बेईमानी करेंगे तो फिर ये जो विद्या है आपकी, जैसे कर्ण की भूल गई थी वैसी भूल जाएगी फिर, है ना। तो गुरु दक्षिणा का काम करेगी मेरे भाई आपका एक लाइक, और आपके एक लाइक से हमें ऊर्जा मिलती है। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हम अंदर से प्रेरित होते हैं मेरे भाई। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हम बनाते रहे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक बार कमेंट में लिख जरूर देना कि पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास है। चलेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, बात करेंगे तीसरा जो आपका पॉइंट रहेगा, तीसरा टॉपिक रहेगा कि भैया कॉस्ट शीट जो है वो तैयार कैसे करते हैं। समझिएगा, बहुत देसी अंदाज में पढ़ाता हूं, है ना। देसी आदमी हूं, देसी अंदाज में पढ़ाता हूं। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट की यहां पे हम बात कर लेते हैं। चलेंगे, तो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने रहेगा सर डेफिनेशन, इसको समझते हैं। देखिए सर, कॉस्ट शीट तैयार करने के लिए मेरे भाई किसी प्रोडक्ट पर होने वाले सभी खर्चों, ध्यान रखिएगा बात को, जितने भी खर्च हैं सभी खर्चों को एक निश्चित क्रम में, है ना, यानी कि एक सीक्वेंस में जोड़ा जाता है। एक सीक्वेंस में जितने भी खर्च हुए हैं एक इकाई को बनाने में, उन सभी खर्चों को हम एक साथ जोड़ लेते हैं। उनको जोड़ने के बाद मेरे भाई क्या होता है कि जिससे टोटल कॉस्ट आ जाती है और कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात हो जाती है। समझ गए कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करेंगे कि एक एक बात आपके माइंड में बेहतरीन अंदाज में फिट हो रही होगी। ऐसे नहीं, बेहतरीन अंदाज वाली बात कर रहा हूं। देखिएगा, कॉस्ट शीट तैयार करने का क्रम क्या है, इसको समझिएगा। देखिए, कॉस्ट शीट तैयार करने का जो क्रम है, इसको हमने बढ़िया 1 by 1 वोट पे लिखा है। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो अब जरा समझ में आ जाएगा। देखिए, बात सुनिएगा। देखिए, प्राइम कॉस्ट निकालते हैं सबसे पहले हम क्या निकालते हैं सर? प्राइम कॉस्ट किसी भी चीज की हम निकालते हैं, ठीक है। अब उसकी हम जो प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें फैक्ट्री के जो ओवरहेड होते हैं, ओवरहेड क्या होते हैं? आपने कहा सर अप्रत्यक्ष खर्चे। अप्रत्यक्ष जो खर्चे होते हैं सर, उनको हम क्या करते हैं मेरे भाई, उनको जोड़ करके जो फैक्ट्री है उसकी फैक्ट्री कॉस्ट हम यहां पे निकालते हैं, ठीक है। अब बताओ, अब बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, पहले प्राइम कॉस्ट निकाली, उसके बाद जो फैक्ट्री के अप्रत्यक्ष रूप के जो खर्चे हुए हैं, है ना, जैसे बहुत तमाम तरीके के खर्च होते हैं, बिजली का खर्च हुआ, रेंट हुआ, है ना, बहुत तमाम मशीनों का, है ना, उसमें मेंटेनेंस वगैरह यूज हुआ, बहुत तमाम तरीके की जो चीजें हैं, वो अप्रत्यक्ष खर्चों को भी हम यहां पे जोड़ लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो ओवरहेड है, यानी कि जो ऑफिस का खर्च है ना, या जो प्रशासनिक खर्च है, या उन सबको जोड़ करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम यहां पे निकालते हैं, ताकि हमें हर चीज से उस प्रति इकाई की हमें लागत पता लग जाए कि भैया हमें कितनी लागत उसमें लगी है। बताओ, अब आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, है ना। अगर नहीं आएगी ना तो दोबारा से वीडियो को एक बार आप रिपीट करके देख लेना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, फोकस बनाइएगा। पता नहीं कौन सी बात आपके काम में आ जाए, कौन सी बात आपको बेहतरीन समझ में आ जाए, है ना, और पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल सटीक मिल जाए। तो विश्वास रखिएगा, चीजें आपके लिए हो जाएंगी, परेशान मत होइएगा। देखेंगे, बीकॉम के बाद अगर एमकॉम का भी प्लान है तो उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द एमकॉम वाली क्लासेस भी आपके लिए हम लेकर के आएंगे, है ना। सारा माइनर मेजर सब कुछ कंप्लीट होगा अपने एक ही प्लेटफॉर्म पर, पूरे भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, एमबीएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। देखेंगे, उसके बाद सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन की मेरे भाई अगर बात करेंगे तो उसके भी जो ओवरहेड है, सेलिंग यानी कि जो हमने बेच रहे हैं, और भैया जो वितरण कर रहे हैं, तो उन सबका जो भी खर्च होगा अप्रत्यक्ष रूप से, उन सबको जोड़ करके टोटल कॉस्ट निकालते हैं, या फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेते हैं। अंत में क्या करते हैं सर, प्रॉफिट जोड़ करके सेलिंग प्राइस निर्धारित करते हैं, है ना। पहले हम उसमें प्रॉफिट भी जोड़ लेंगे अपना, उसके बाद उसको विक्रय मूल्य जो है उसको हम निर्धारण कर लेंगे, है ना। तो जो निर्धारण करते हैं उसको हिंदी में कहेंगे सर अंकित मूल्य। क्या कहेंगे मेरे भाई? अंकित मूल्य कहेंगे। समझ गए? अंकित मूल्य में क्या होता है? आपने कहा सर इसमें प्रॉफिट ऐड होता है। इसमें मेरे भाई क्या होता है? आपने कहा सर प्रॉफिट ऐड होता है। समझ गए बात कि नहीं समझे? बताओ, अब तो बात समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं आई तो मेरे भाई देसी एग्जाम्पल रहेगा ना, देसी एग्जाम्पल रहेगा ना, ये एक एक बात आपके माइंड में फिट करेगा। देखिए, एक फर्नीचर बनाने वाला पहले लकड़ी, मजदूरी और मेरे भाई जो अन्य तमाम तरीके के जो खर्चे हैं उनको क्या करता है? वो जोड़ता है। फिर क्या करता है मेरे भाई? फिर बिजली का, फिर किराए का, है ना, किराए, परिवहन का खर्च, यानी कि जो आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च हुआ है वो, और उन सबको जोड़ करके वो क्या करता है मेरे भाई? कुल लागत निकालता है।
जब कुल लागत निकल जाती है तो इसी को सही क्रम में क्या करता है मेरे भाई, हम कहेंगे कि भैया यही तो कॉस्ट शीट है। बताओ अब बात समझ में आई कि नहीं आई? कॉस्ट शीट के बारे में अभी बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ। अब तो मुझे लगता है कि अब नहीं बचा होगा कुछ, है ना? अब जान ही नहीं बची उसमें, सब चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिएगा, एक लास्ट प्रोफेशनल एग्जांपल से हम इसको समझ रहे हैं, इसके बाद हम टेंडर वगैरह, काउंसलेशन वगैरह हम सब समझा रहे हैं क्या होती हैं चीजें। सुनिएगा, एग्जाम में आता है, आगे आगे आने वाला जो क्वेश्चन है टेंडर एग्जाम में आता है भैया, 100% समझिएगा उसको भी। देखिए प्रोफेशनल एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे जो टाटा मोटर्स है, किसी कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के लिए मेरे भाई क्या करती है, मटेरियल कॉस्ट। ध्यान रखिए बात सबसे पहले, है ना? कोई भी जैसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स है, वो क्या करेगी, उसमें देखेगी कि मेरे भाई कि जो टाटा कंपनी की कोई एक नई कार बनाई है, वो लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उनकी विक्रय मूल्य कितना रखें, है ना, उसकी सेलिंग प्राइस कितना रखें, 20 लाख में बेचे, 50 लाख में बेचे, कितने में हमें बेचना है, तो उससे पहले उनको यह पता करना होगा कि भैया हमें लागत कितनी लगी है, फिर उसके बाद उसमें हमें मार्जिन कितना निकालना है। तो वो सब चीजें हैं, समझ गए कि नहीं समझे? तो उसमें क्या करते हैं मेरे भाई कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि उसको बनाने में जो खर्च लगा है वो कितना लगा है, वो लागत कितनी लगी है, बाकी फिर जो मटेरियल यूज हुआ है तो मटेरियल कॉस्ट कितनी लगी है, प्लस में जो असेंबल की चीजें असेंबल की गई हैं तो उनमें जो लेबर कॉस्ट कितनी लगा है, फैक्ट्री के जो ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री के जो चार्जेस हैं वो कितने लगे हैं, और ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं, कितने खर्च आए हैं, जो लोग काम करते थे, जिनने मॉडल वगैरह तैयार किया, है ना, जितनी एम्प्लॉयज वहां पे काम करते हैं, सारे खर्चों को, है ना, बिजली का बिल वगैरह सब चीजें जोड़ करके, सेलिंग एक्सपेंसेस को क्रम बार जोड़ करके मेरे भाई कॉस्ट शीट तैयार करते हैं। और इसके बाद उनको पता लग जाता है कि भैया हमारी जो लागत है पर यूनिट इतनी पड़ी है, एक कार को बनाने में इतना हमारा जो खर्चा हुआ है, तो उसी हिसाब से वो क्या करेंगे, उसकी सेलिंग प्राइस रख देंगे। समझ गए कि नहीं समझे? बताओ। अब तो मुझे लगता है कि दब नहीं बची है ना? ये चीज एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गई होगी। चलेंगे ईमानदारी से ओम नमः शिवाय एक बार कमेंट में जरूर लिख देंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, है ना, उन दोस्तों को जरूर भेज देना जो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हों, जो कह रहे हो कि भैया अब क्या होगा। ठीक है, तो भेज देना। अगर आपकी किसी कारण बस, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक अगर आ गई हो, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस स्टैटिक्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन है, किसी में भी आ गई हो या न्यूमेरिकल से आपको डर लगता हो, तो डर एकदम खत्म हो जाएगा आपका, परेशान मत हो, है ना। हमने प्लेलिस्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, हमने बिजनेस स्टैटिक्स की, है ना, ऑर्गेनाइजेशन की सारी की, जिनमें अगर किसी में फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपकी बैक आ गई हो तो उनको आप आराम से देख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टेंडर प्राइस क्या है, एवं जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है उनको हम यहाँ पे समझेंगे। कहने का मतलब है कि भैया मीनिंग एंड प्रिपरेशन की यहाँ पे बात होगी। हम डेफिनेशन से पहले सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए मेरे भाई, टेंडर क्या होता है, टेंडर प्राइस की अगर बात करें तो जो कोई भी बड़ी कंपनी क्या करती है कि वो सोचती है कि हमारे पास बड़ी संख्या में ऑर्डर आ जाएं। जब बड़ी संख्या में उसको अगर ऑर्डर चाहिए तो वो क्या करती है कि अपने जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बताती है कोटेशन के माध्यम से। कोटेशन क्या होता है, उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं उसकी कि भैया ये जो वैल्यू है, ये जो क्वालिटीज है हमारे प्रोडक्ट में है। समझ गए कि आप नहीं समझे? तो कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त करने के लिए कोई भी कंपनी क्या करती है मेरे भाई, कोटेशन निकालती है ताकि उसको बड़ा ऑर्डर मिल जाए और बहुत ज्यादा संख्या में उसका जो टेंडर है वो पास हो जाए। समझ गए आप कहेंगे सर अभी बात हमें थोड़ी हल्की हल्की समझ में आई है। सुनिएगा, देखिए जब कोई भी कंपनी किसी बड़े ऑर्डर को प्राप्त करने के लिए अपने प्रोडक्ट की कीमत मेरे भाई यानी कि कोटेशन बताती है तो उसको कहते हैं सर टेंडर प्राइस। नई बात समझ में आई? कोई बात नहीं, कुछ समझने योग्य पॉइंट्स के साथ हम चीजों को समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ बताएंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर होगी। बस फोकस बनाइएगा। देखिए टेंडर प्राइस बड़े ऑर्डर के लिए तैयार किए जाते हैं। किसके लिए तैयार किए जाते हैं? बड़े बड़े ऑर्डर के लिए। अच्छा, इतनी बात पहले समझ लो, उसके बाद हम समझ रहे हैं, है ना। अगर बात समझ में नहीं आई तो यह बात समझ लो कि टेंडर प्राइस मेरे भाई जो होता है वो बड़े ऑर्डर के लिए, किसके लिए? छोटे ऑर्डर की यहां पे बात नहीं हो रही, सिर्फ बड़े ऑर्डर के लिए तैयार किए जाते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट की यहां पे बात करेंगे मेरे भाई कि इसमें टोटल कॉस्ट के साथ उचित प्रॉफिट भी क्या है इसमें जोड़ा जाता है ना। टोटल कॉस्ट के साथ इसमें उचित प्रॉफिट भी जोड़ा जाता है। तीसरे की बात करेंगे कि इसका उद्देश्य ऑर्डर प्राप्त करना होता है। भाई ध्यान रखिएगा बात, है ना, टेंडर का उद्देश्य होता है कि भैया इससे हमें ऑर्डर मिल जाए। नेक्स्ट है कि टेंडर प्राइस हमेशा कॉस्ट शीट के आधार पर तैयार किया जाता है। कॉस्ट शीट यानी कि जितने भी हमारे खर्चे हुए हैं उन सब खर्चों के आधार पर ही हम टेंडर प्राइस तय करते हैं।
नेक्स्ट की बात करेंगे, अधिक प्राइस होने पर ऑर्डर नहीं मिलता, और अगर बहुत कम प्राइस हुआ तो फिर आपका प्रॉफिट कम हो सकता है ना। अगर बहुत ज्यादा प्राइस रख लिया तो फिर ऑर्डर ही नहीं लेगा कोई, और अगर आपने बहुत कम प्राइस रख लिया तब फिर क्या होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब कहने का यह है कि कोई कंपनी अगर अपनी किसी भी प्रोडक्ट को भारी बल्क में बहुत मात्रा में अगर दूसरों को एकदम से बेचना चाहती है, वो कहेगी भैया, सीधा कहेगी कि हमारी जो है वो कंपनी ले लो, कहने का मतलब हमारी एजेंसी ले लो, इस तरह से समझ लो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उस कंपनी को उस प्रोडक्ट के लिए बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं, बहुत भारी संख्या में ऑर्डर आते हैं। समझ गए बात? आप कहेंगे सर अभी भी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई, थोड़ी थोड़ी आई ना। अब जरा एग्जांपल से समझते हैं, एग्जैक्ट आएगी बात समझ में। देखिए, एक फर्नीचर शॉप है, सुनना बात समझना गौर से। एक फर्नीचर शॉप है, फोकस बनाओ पहले, है ना, फोकस बनाओ, बिना फोकस के देखेंगे तो नहीं आएगा समझ में। देखिए, एक फर्नीचर शॉप है, तो मेरे भाई वो क्या करती है कि फर्नीचर शॉप को 200 कुर्सियां क्या करनी है, आपने कर सप्लाई करनी है। तो एक फर्नीचर शॉप है, मतलब लकड़ियों वाली दुकान है, उसको 200 कुर्सियां सप्लाई करनी है, इसलिए वह सभी खर्च और प्रॉफिट जोड़ करके एक टेंडर प्राइस बताती है ना। उसको चाहिए कि हमारी 200 जो कुर्सियां हैं सीधे एक ही बार में बिक जाएं, ठीक है। बाद में फिर जो और दूसरा उसको लेगा वो आराम से बेचता रहेगा। तो उसके लिए क्या करेगा, वो एक टेंडर प्राइस बनाएगा। अब बताओ, अभी बात समझ में आई कि अभी भी नहीं आई, है ना। अब आप कहेंगे अभी भी नहीं आई ना। एक दूसरा एग्जाम्पल है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। सुनिएगा, देखिए प्रोफेशनल एग्जांपल से समझ लीजिए। यहां पे जैसे मेरे भाई लार्सन है या फिर टर्बो है ना। एलएनटी की हम यहां पे बात कर रहे हैं। लार्सन एंड टर्बो जो कंपनी है एलएनटी, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए क्या करती है, टेंडर भरते समय मेरे भाई कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ करके टेंडर प्राइस निर्धारित करती है ना। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें खर्चा कितना हुआ है, फिर बाद में ये हम जो बेच रहे हैं सीधा इकट्ठा। अब जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि कोई फर्नीचर शॉप है, वो 200 कुर्सियां सीधी इकट्ठी सेल करना चाहती है, तो सबसे पहले कॉस्ट शीट से वो मिलान कर लेगी कि हमें एक कुर्सी बनाने में कितनी लागत लगी है। तो उस हिसाब से पूरी 200 कुर्सियों का जो खर्च है वो निकाल लेगी वो दुकान, और उसको निकालने के बाद वो क्या करेगी मेरे भाई, उस हिसाब से टेंडर जारी करेगी। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कम प्राइस रहेगा तो आपको प्रॉफिट कम होगा, ज्यादा प्राइस रहेगा तो आपका टेंडर ही कोई नहीं लेगा, है ना। समझ गए कि नहीं? अब आप 200 कुर्सियों की कीमत अगर आप 2 करोड़ रुपए रख देंगे तो बताओ कोई लेगा क्या? नहीं लेगा ना। और अगर आप बिल्कुल ही, मैंने कहा कि 2000 रुपए रख देंगे तो आपको फिर नुकसान हो जाएगा। तो इस हिसाब से चीजें करेंगे, है ना, इस हिसाब से करेंगे कि भैया नुकसान भी ना हो और आराम से टेंडर जो है वो चला भी जाए। नेक्स्ट आपका टॉपिक बचेगा, लास्ट आपका है ये, रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। समझिएगा, रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो आपका कॉस्ट अकाउंट का जो प्रॉफिट है, दूसरा जो आपका प्रॉफिट है सर फाइनेंशियल अकाउंट का, उन दोनों के बीच का जो अंतर है उसका जो कारण बताने का काम है मेरे भाई, वो रहता है रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट का। बताओ इतनी बात समझ में आपको आई या नहीं आई? उम्मीद करेंगे कि इतनी बात आपको सर समझ में आ गई होगी। चलेंगे, देखिए डेफिनेशन के साथ हम इस चीज को थोड़ा सा क्लियर और करते हैं कि कॉस्ट अकाउंट के जो प्रॉफिट है और मेरे भाई जो फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट में अंतर का जो कारण बताने वाले जो स्टेटमेंट होते हैं, मेरे भाई, उन स्टेटमेंट को कहते हैं सर रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट। अब बताओ, अब इतनी बात समझ में सर आपको आई या अभी भी नहीं आई? बताओ। अब उम्मीद करेंगे कि आ गई होगी, है ना। अब जरा कुछ जो समझने वाले पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, पहला आपका मेरे भाई पॉइंट रहेगा कि कॉस्ट प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्रॉफिट, इन दोनों का मिलान करने का काम होता है सर किसका? आपने कहा सर रिकाउंसिलेशन का, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की यहां पे बात करेंगे मेरे भाई। दूसरा रहेगा कि दोनों प्रॉफिट में अंतर का कारण बताता है, कौन बताता है? आपने कहा सर रिकाउंसिलेशन, मैं बता चुका हूं पहले ये बात आपको। तीसरा पॉइंट रहेगा आपका कि अकाउंटिंग एरर पहचानने में सहायता करता है ना। चौथे की बात करेंगे, सही प्रॉफिट की जानकारी देने का भी काम रहता है ना। सही प्रॉफिट की जानकारी देने का काम रिकाउंसिलेशन का रहता है। 5 नंबर का है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की जो एक्यूरेसी है वो जांचने के लिए भी मेरे भाई ये उपयोगी होता है। उम्मीद करेंगे कि ये बात आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी, है ना। देसी एग्जाम्पल से समझ लो तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइएगा, बस समझिएगा। देखिए, यदि दुकान के हिसाब से प्रॉफिट है ना, दुकान के हिसाब से प्रॉफिट हुआ है सर 80,000, बात सुनना गौर से, दुकान के हिसाब से प्रॉफिट हुआ है सर 80,000, लेकिन मेरे भाई, है ना, लेकिन क्या हुआ, कॉस्ट रिकॉर्ड में हमने देखा कि सर वो तो 75,000 ही हुआ है।
कॉस्ट रिकॉर्ड में हमने देखा कि भैया वो 75,000 है। तो दोनों के अंतर का जो कारण बताएगा कि भाई क्या कारण है कि यहां पे 75,000 आ रहा है, यहां पे 80,000 आ रहा है, कारण क्या है, उस कारण को मेरे भाई जो पता जहां से चलता है उसको कहते हैं सर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब बताओ अभी बात समझ में आई या अभी भी नहीं आई, है ना? उम्मीद करेंगे कि अब तो बात आपके माइंड में एकदम अच्छे से फिट हो गई होगी। चलेंगे अब जरा थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं प्रोफेशनल एग्जाम्पल से, तो चीजें और क्लियर होगी। समझिएगा, देखिए टाटा स्टील जो है ना, एक कंपनी है टाटा स्टील, समझिएगा बात। ये क्या करती है सर, कॉस्ट अकाउंट्स और जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है उनके प्रॉफिट का जो मिलान करने के लिए मेरे भाई जो स्टेटमेंट तैयार करती है वो कौन करेगी? आपने कहा सर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करेगी, है ना? यानी कि जो कॉस्ट अकाउंट है और जो फाइनेंशियल अकाउंट है उनका दोनों का प्रॉफिट, कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट, दोनों को ही मिलान करती है सर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से। कौन? टाटा स्टील हो या अदर छोटी छोटी भी कंपनियां हो या बड़ी बड़ी बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो। उम्मीद करेंगे कि यह बात आपने बहुत तगड़े अंदाज में समझी होगी। एक बार कमेंट सेक्शन में सर ओम नमः शिवाय मेरे भाई जरूर लिख देंगे। उम्मीद करेंगे कि इतनी बातें जो हमने आपको बताई सर आपके माइंड में बहुत बढ़िया अंदाज में फिट हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, वीडियो को आप चाहे तो सर दोबारा देख सकते हैं बहुत बढ़िया अंदाज में, है ना? क्योंकि क्लासेस जो हम आपको देते हैं बहुत दमदार कंटेंट के साथ देते हैं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है ना, कि जिसको हम हलवा समझ के आपको पढ़ाएं। ठीक, देखिए अगर आप अपने नोट्स अगर बना लेते हैं तो भैया बॉर्नवीटा का काम करेंगे एग्जाम टाइम में। मैं हमेशा कहता हूं, है ना, अधूरा जो ज्ञान होता है मेरे भाई जहर का काम करता है, जहर होता है अधूरा ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान अपना पूरा रखिए। और मेरे भाई आपसे हम एक और बात कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी कारण की वजह से या ना या आपके पास टाइम नहीं है, आप कहीं काम करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, नोट्स आप नहीं बना पा रहे, तो उसके लिए मेरे नोट्स रामबाण का काम करते हैं आप सबके लिए। कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सभी सब्जेक्ट के नोट्स हम आपको देते हैं मात्र 199 में। ठीक है, 199 रुपए में बढ़िया नोट्स देते हैं। वीडियो लेक्चर्स के साथ अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो फिर 399 आपको पे करने होंगे। साथ ही में 249 में मेरे भाई केवल वीडियो लेक्चर की यहाँ पे बात करेंगे। अब सुन लीजिए एक बात, 100% गारंटी वाले ये नोट्स अपने हैं, है ना? अब जो मैं पढ़ा रहा हूं और ये नोट्स जो हैं इनमें डिफरेंस क्या है, इनको जरा हम 15 से 20 सेकंड में क्लियर करेंगे और बाकी वीडियो हम एंड कर देंगे। ठीक है, लास्ट में हमने ये इसलिए रखा है ताकि आपका डिस्टर्ब भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। सुनिएगा, देखिए हम जो अपने नोट्स बेच रहे हैं या जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं सर, ये शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाले नोट्स है ना? इनको हमने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ डिस्कस किया है। भाषा इतनी आसान रखी है कि एक एक बात आपके माइंड में सीधी फिट हो जाएगी। देखो हमने सब कुछ लिख रखा है, इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के साथ चीजें हैं। 100% गारंटी वाले नोट से हमने यहाँ पे लिखा है, आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो चाहे ले लें। ठीक है, ठीक है, बाकी इजी टू अंडरस्टैंड, हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही मिक्स लैंग्वेज में हमने चीजें रखी हैं और सभी यूनिवर्सिटी के अनुसार चीजें हम आपको देते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर सोचेंगे कि मेरे लिए है या नहीं है, मेरी यूनिवर्सिटी के लिए है या नहीं है, तो आपको सबसे पहले हम आपको आपका सिलेबस सेंड करेंगे, मैच कराएंगे। जब आपका मन भर जाएगा तभी आपको नोट्स देंगे, है ना? गारंटी ऐसे नहीं ली जाती है, गारंटी जब लेते हैं जब कंटेंट में दम रखते हैं, है ना? चलेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मेरे भाई हमेशा से हमने काम किया है बहुत कम पैसे में। आप बताओ, लोग कहते हैं सर 199 में कम कर दो, भैया कम करना संभव नहीं है। इस वजह से संभव नहीं है कि भैया 2-3 हजार रुपए तो टाइप कराने में ही चले जाते हैं, है ना? आप समझ रहे होंगे बात। तो मात्र 50 रुपए में एक सब्जेक्ट की नोट, बताओ आप क्या ही कितना ही ज्यादा है। चलेंगे भाई, बताना जरूर क्लास आपको लगी कैसी है। बाकी नोट्स के लिए आप हमें 92 36 32 63 96 इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, बताइएगा क्लास आपको लगी कैसी है। अगर बेहतरीन क्लास सच में लगी है तो एक बार आप YouTube लिख भी देंगे नीचे कमेंट में कि पूरी YouTube पर सबसे दमदार क्लास थी, है ना? बताइएगा जरूर किस यूनिवर्सिटी से आप हैं और नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की चाहते हैं। हम आप सबके कमेंट पढ़ते हैं, आप सबके कमेंट का रिप्लाई करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, सीताराम।